गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको मेरी आवाज एकदम परफेक्टली सुनाई दे रही है और वीडियो एकदम जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रहा है, एक बार मुझे कॉन्फर्मेशन दीजिए वाई टाइप करके। हम आज जो है बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो एग्जामिनेशन में तो पूछा जाता ही है और जनरली बच्चों के लिए एक डिफिकल्ट टॉपिक भी होता है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन डिफिकल्ट टॉपिक है। पूरे 1 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट जो पूरा कॉन्सेप्ट है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले मुझे एक बार वाई टाइप करके दीजिए अगर आवाज जो है वो एकदम परफेक्ट है। अगर हम अपने एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात करें, एएफओ में जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं अंग्रेजी के सेक्शन से, स्पेशली ग्रामेटिकल सेक्शन से, तो पिछले 3 या 4 सालों में कुछ क्वेश्चंस जो मैंने देखे हैं, आई थिंक लगभग 6 या 7 क्वेश्चंस होंगे जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए हैं। जो बच्चे जनरली हिंदी माध्यम से पढ़े होते हैं या जनरली वो बच्चे जो जिनका बेसिक इंग्लिश क्या होता है, कमजोर होता है, बेसिक इंग्लिश क्या होता है, कमजोर होता है, उनको कहीं ना कहीं इस टॉपिक को समझने में दिक्कत आती है। मैं जब शुरुआत करूंगा तो ये मानकर शुरुआत करूंगा कि आपने लाइफ में कभी भी इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा नहीं है। मैं ये चाहता भी हूं कि अगर आपको पहले से कुछ इस टॉपिक के बारे में पता है तो आप ये मान लीजिए कि अभी नॉलेज जीरो है। जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं उसको सीख लीजिए और फिर देखिएगा जो पहले आता है और जो अब सीखा है उसमें कोई डिफरेंस है या नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, टॉपिक का नाम मैं बाद में बताऊंगा, पहले कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर सपोज करिए मैंने एक पहला सेंटेंस लिखा, एनुअल। पूरा फोकस रखिएगा, पूरी एनर्जी रखिएगा, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, स्पेशली अगर आप एएफओ की तैयारी करें। ध्यान से सुनिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा। मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा सवाल जवाब सारे बाद में कर लेंगे, पहले एक बार मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं, देयर आफ्टर विल डिस्कस अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। डैश मैन इज अ सोशल एनिमल, डैश प्रेसिडेंट was invited as the chief guest on my way to Delhi I met dash stranger। यहां पर मैंने 3 सवाल लिखे हुए हैं। अभी तक आपको हिंट तो होने लगा होगा कि मैं क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द टॉपिक इज ऑफ आर्टिकल्स। कौन सा है? आर्टिकल्स है। और अगर मैं आपका ओपिनियन मांगू, जरा ध्यान से सुनिएगा, जो भी आपके अंदर ज्ञान है थोड़ा बहुत, उसके आधार पर अगर मैं आपसे पूछूं, जरा मुझे बताइए कि यहां पर तीनों ऑप्शंस में कौन से आर्टिकल्स आएंगे। तो जो भी आप ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा भैया सिक्स सेंस काम कर रही है, थोड़ा सा तो कॉलोजी चल रहा है, तो तुक्का मार के देखिए, सिक्स सेंस लगा के देखिए, अगर नॉलेज है तो नॉलेज अप्लाई करके देखिए, लेकिन एक बार ट्राई करिए, मुझे आंसर देने की कोशिश करिए कि यहां पर हम क्या फिल कर सकते हैं। आर्टिकल्स की बात कर रहा हूं, उनमें से यहां पर क्या आ सकता है, सारे के सारे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपको सिर्फ ग्रामर में हेल्प करने वाला नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस क्लोज टेस्ट में, फिलर्स में, रीडिंग में बहुत ज्यादा है, क्योंकि आर्टिकल एक ऐसी चीज है जो नाउन से जुड़ी हुई है और नाउन एक ऐसी चीज है जो पूरी की पूरी ग्रामर से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सारे आंसर्स जो है दा ही आएगा सभी में। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पहले में ए आएगा, दूसरे में दा आएगा, तीसरे में ए आएगा। कुछ कह रहे हैं पहले में दूसरे में दा आएगा, फिर ए आएगा। अभी तक जितने भी आंसर्स मुझे मिले हैं, सारे ही गलत है, सारे ही गलत है। और ये हमारी पहली नींव रखी जा रही है, पहला फाउंडेशन रखा जा रहा है आर्टिकल्स को सीखने के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने बचपन से लेकर अभी तक यही सीखा होगा, हो ना हो यही सीखा होगा कि आर्टिकल्स जो हैं वो कितने तरीके के होते हैं। वो होते हैं 3 तरीके के। पहला होता है ए, दूसरा होता है एन और तीसरा होता है द। हो ना हो आपने ये जानकारी बचपन से जरूर उठाई होगी, हर बेसिक किताब में ये जानकारी दी है, अच्छी है, बढ़िया है, सत्य है, लेकिन स्कूल के लिए सत्य है, स्कूल के लिए बढ़िया है। यहां पर हम कंपटीशन में बैठ रहे हैं, एक ऐसा बच्चा 20, 21, 22 साल का जो हो चुका है या उससे ऊपर जो है वो एग्जाम देने जा रहा है, तो वो स्कूल की चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाली नहीं है,
नया नजरिया, नई अप्रोच के साथ आपको शुरू करना पड़ेगा। समझिएगा, आपसे अगर आज के बाद कोई पूछता है आर्टिकल कितने तरीके के होते हैं, नेवर से द आर्टिकल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। हमेशा कहिएगा कि आर्टिकल जो है 4 तरीके के होते हैं, या संज्ञा से पहले 4 तरीके की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि नाउन से पहले ए लग जाए, जैसे कि इसमें ए लगेगा, क्यों लगेगा मैं बताऊंगा आपको। दूसरी पॉसिबिलिटी एन लग जाए, अगर मैं लिख दूं आई एट डैश एप्पल, तो यहां पर एन लग जाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी दा लग जाए, ये जो दूसरा सवाल है यहां पर दा लग जाएगा, क्यों लगेगा वो हम आगे सीखेंगे। और एक चौथी पॉसिबिलिटी जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, वो पॉसिबिलिटी है किसकी, वो पॉसिबिलिटी है जीरो आर्टिकल की। वो पॉसिबिलिटी है जीरो आर्टिकल की। बहुत बार ऐसी संभावनाएं बनती हैं जहां पर हम नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल लगा नहीं सकते हैं। अगर आर्टिकल लगाएंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए हमारी मजबूरी रहती है कि उसको बिना आर्टिकल के ही छोड़ दिया जाए। जैसे कि ये जो पहला सवाल है, आपको जानकर अचरज होगा कि ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। इस सेंटेंस को ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन एक जो है सामाजिक जानवर है, यानी ऐसा जानवर है जो सोशल सर्कल बनाना पसंद करता है। तो यहां पर कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, आप में से वो बच्चे जो हिंदी माध्यम को बिलोंग करते हैं, उनका सबसे बड़ा चैलेंज इस चैप्टर में क्या आता है। हमारी आदत है बचपन से, जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी हमको आती है, वो भी कैसे आती है, पहले हम कुछ अंग्रेजी में लगा देखते हैं, लिखा देखते हैं, और फिर हिंदी में उसका मतलब बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर सोचते हैं कि अगर सही लग रहा है तो सही होगा, गलत लग रहा है तो गलत ही होगा मेरे भाई। लेकिन यार आर्टिकल चैप्टर, इनफैक्ट ज्यादातर चैप्टर्स में ये थियरी काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती, जरा समझिए। सपोज करिए मैं एक सेंटेंस लिखूं, मैंने कहा आई मेट बॉय, और मैंने कहा आई मेट अ बॉय। आप देख रहे हैं कि दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस सिर्फ आर्टिकल का है। दूसरे में मैंने आर्टिकल लगाया हुआ है, पहले में मैंने आर्टिकल लगाया हुआ नहीं है। यस और नो, आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों सेंटेंसेस में बेसिक डिफरेंस है ही क्या। पहले में मैंने आर्टिकल नहीं लगाया, दूसरे में मैंने आर्टिकल लगाया हुआ है। अग्री करते हो। लेकिन अगर आप इसका हिंदी अनुवाद करके देखें, इसका मीनिंग निकाल कर देखें, तो आपको पता चलेगा दोनों के मीनिंग में डिफरेंस ही नहीं है। पहले का मतलब भी है कि मैं लड़के से मिला, और दूसरे का मतलब भी है मैं लड़के से मिला। यहां पर सिंगुलर है बॉय, यहां पर भी सिंगुलर है बॉय, तो यह भी पता है कि एक ही लड़के से मिला होगा, राइट। चाहे ए लगा हो चाहे ए ना लगा हो, मीनिंग क्या है, सेम है। तो अनुवाद करके आंसर निकलता नहीं है। आपको यह जानकर भी शायद हैरानी हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि पहला सेंटेंस तो रॉन्ग ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल्स जो होते हैं ना, चाहे ए हो चाहे एन हो चाहे दा हो, इनके हिंदी में कोई मीनिंग नहीं होते। ये मीनिंगलेस होते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा में आर्टिकल नाम की कोई चीज ही नहीं होती। संज्ञा से पहले क्या हिंदी में हम लगाते हैं, राम अगर बोलते हैं या घर बोलते हैं तो घर से पहले कोई आर्टिकल लगता है हिंदी भाषा में, नहीं, सीधा बोल देते हैं मेरा घर, यह घर मेरा है, राइट। दा ए टाइप का कोई फिलॉसफी हिंदी भाषा में तो है नहीं। तो इसीलिए अनुवाद करके आर्टिकल चैप्टर को करना इम्पॉसिबल काम है। जब अनुवाद करके नहीं होगा, कैसे होगा, उसको हम आज की क्लास में सीखेंगे। और हमारे एग्जाम में, एएफओ के एग्जाम में आर्टिकल किस प्रकार से दिखाई देता है उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक जो भी मैंने आपको समझाया है, जो भी चीजें आपके दिमाग में डालने की कोशिश की है, अगर वो क्रिस्टल क्लियर है तो एक बार पहले CL टाइप करके दीजिए आप मुझे सारे के सारे, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर ये आपको क्लियर है, अब देखिए इसको हम सीखते हैं, जीरो से सीखते हैं। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। देखिए मैं यहां पर 2 सिचुएशंस लिख रहा हूं। एक सिचुएशन है, मान लीजिए यहां पर कोई एक इंसान है, ये सिचुएशन 1 है, ठीक है। एक ये इंसान है, ये 2 लोग हैं, ठीक है। एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जब भी हम बात करते हैं, देखो भाषा का जन्म क्यों हुआ है, बात करने के लिए हुआ है, राइट। कम्युनिकेशन करने के लिए हुआ है, राइट।
तो जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं, हमें समझना चाहिए कि बात करने के लिए हमें दो लोगों की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर मैं अकेले चाहूं कि बात कर लूं, ऐसा तो संभव नहीं है। मुझे मेरे सामने कोई चाहिए या एक बंदा तो चाहिए जिससे मैं बात कर पाऊं। राइट और रॉन्ग? ज्यादा हो एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम सामने तो एक हो, तभी तो बात हो पाएगी। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है कि मिनिमम दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। कितने? मिनिमम दो लोगों की रिक्वायरमेंट है। अब अगर ये पहला है तो इसको मैं स्पीकर बोलूंगा। क्या बोलूंगा इसको मैं? इसको मैं स्पीकर बोलूंगा। और ये जो दूसरा है इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं लिसनर बोलूंगा। पहले वाले को क्या बोलूंगा? स्पीकर बोलूंगा। और दूसरे वाले को क्या बोलूंगा? लिसनर बोलूंगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत जरूरी बात है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना। ये स्पीकर है, ये लिसनर है। ये स्पीकर भाई साहब इनसे कुछ कहते हैं, ये कहेंगे, ये सुनेंगे, ऑब्वियसली बात है। इन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने क्या कहा? सॉल्व आ क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा छोटा सा इन्होंने वाक्य लिखा या बोला कि सॉल्व आ क्वेश्चन। अगर आपकी आंखें सही सलामत हैं और दिमाग बढ़िया है तो आपने एक चीज नोटिस की होगी बेटा कि यहां पर क्वेश्चन से पहले मैंने क्या लगाया? ए लगाया। क्या लगाया? ए का प्रयोग किया। मन की घंटी बजनी चाहिए, सवाल आना चाहिए कि सर क्यों फालतू में, जब इसका कोई अर्थ ही नहीं है तो क्यों लगा रहे हो? छोड़ दो, फालतू में हमारे लिए परेशानियां क्यों खड़ी कर रहे हो? ऐसा नहीं है, एक उद्देश्य है इसको लिखने का, जरा समझते हैं। स्पीकर भाई साहब कहते हैं किससे? लिसनर भाई साहब से कि सॉल्व अ क्वेश्चन। इमेजिन करते हैं कि इन लिसनर भाई साहब के हाथ में एक पेपर है। बड़ा पेपर बना रहा हूं ताकि आपको दिख जाए। और इस पेपर में मान लेते हैं कितने सवाल है? 6 सवाल है। अब ये रहे स्पीकर, वो रहे लिसनर। इन्होंने कहा सॉल्व आ क्वेश्चन, सॉल्व आ क्वेश्चन। ये जो लिसनर भाई साहब है इनको क्या पता चला? इनको पता चला कि ये जो स्पीकर है ये मुझसे कह रहा है कि यार एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो। कितने सॉल्व कर दो? एक बात तो इनको ये पता चल गई कि ये जो बंदा है ये कह रहा है कि एक सवाल सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चंस नहीं लिखा हुआ। क्लियर है? लेकिन इनके मन में, ध्यान से सुनिएगा, ये बात तो इनको समझ में आ गई, लेकिन इनके मन में एक डाउट रहेगा। डाउट रहेगा क्या? कि आखिर जो है हम सवाल जो है वो कौन सा सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी जो क्वेश्चन होगा वो कौन सा होगा। अब ये सवाल कौन सा होगा, क्यों डाउट है इनके मन में? देखिए, आप इमेजिन करिए, आप लिसनर हैं, मैं स्पीकर हूं। मैंने आपको एक शीट दी हुई है, आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं और मैं यहां से कहता हूं सॉल्व अ क्वेश्चन, सॉल्व अ क्वेश्चन। तुम्हें पता है एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? सॉल्व करने से पहले तुम्हें पूछना पड़ेगा कौन सा वाला सॉल्व करूं। तुम्हें पता है एक सॉल्व करना है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि पहला करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है, पांचवा करना है, छठा, इनमें से कौन सा करें। तो जब भी, ध्यान से सुनिएगा, आप जब कहते हैं कि सॉल्व अ क्वेश्चन, एक करना है, कौन सा करना है हमें आइडिया ही नहीं है, यानी वो सवाल जो हमें सॉल्व करना है वो हमारे लिए मतलब सुनने वाले के लिए वो सवाल क्या है? अनिश्चित है। वो सवाल क्या है? सुनने वाले के लिए अनिश्चित सवाल है। यानी उसको यह तो पता है कि एक सॉल्व करना है, लेकिन उसको यह नहीं पता कि भैया सॉल्व होगा कौन सा। पहला सॉल्व होगा, दूसरा सॉल्व होगा, तीसरा सॉल्व होगा, चौथा सॉल्व होगा, कौन सा करे इसके बारे में आइडिया नहीं है। वो सवाल है अनिश्चित। तो याद रखेंगे, जब भी अंग्रेजी भाषा में एक का जिक्र हो, लेकिन वो एक जो हो वो कईयों में से हो, और कौन सा है? वो अनिश्चित हो। अनिश्चित को इंग्लिश में कहते हैं इनडेफिनिट। क्या हो? इनडेफिनिट हो। तो उसके लिए हमेशा ए और एन लगते हैं, जिनको हम अंग्रेजी भाषा में जानते हैं किस नाम से? इनडेफिनिट आर्टिकल के नाम से। इनडेफिनिट आर्टिकल के नाम से हम जानते हैं। तो यहां पर हमने कहा एक सवाल सॉल्व कर दो, कौन सा नहीं पता, तो लिखा सॉल्व आ क्वेश्चन। क्या लिखा हमने? सॉल्व आ क्वेश्चन। इतना अगर अभी तक क्लियर है कि जब मैं 2-3 एग्जांपल और दे देता हूं तुम्हें। मान लो कि अभी तुम 500 लोग क्लास देख रहे हो और मैं तुमसे कहता हूं आ स्टूडेंट शुड आंसर द क्वेश्चन। आ स्टूडेंट
शुड आंसर द क्वेश्चन। तुमने गौर किया तो मैंने स्टूडेंट से पहले क्या लगाया, ए लगाया, यस और नो। क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि मुझे आंसर तो किससे चाहिए, एक से चाहिए। लेकिन जब तुम मेरी बात सुनोगे तुम्हें यह नहीं पता होगा कि आंसर देना किसको है, मैं दूं या जो मेरे साथ देख रहा है वो देगा, या वो तीसरा, या वो चौथा, या वो पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, वो आंसर देगा कौन, ये तुम्हारे लिए क्या है, अनिश्चित है। ये तुम्हारे लिए, तुम्हें क्लियर नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं a student should answer the question, a student should answer the question, a student should answer the question। मान लो मैं यहां पर, ये डायरी मेरे हाथ में है और तुम मुझसे कहो कि सर ओपन अ पेज, ओपन अ पेज। अब देखो पेज से पहले तुमने क्या लगाया, ए। तो अब देखो यार, मैं कहूंगा मुझे पता है एक पेज खोलना है, बच्चा मुझसे एक पेज खोलने के लिए कह रहा है, लेकिन कौन सा पेज खोलूं ये मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि पेजेस तो कितने हैं, बहुत सारे हैं। कितने हैं? मैनी हैं। इन मैनी में से कोई एक खोलना है मुझे, लेकिन वो एक है कौन सा, वो मेरे लिए अनिश्चित है। और इसीलिए जो है मैं कह रहा हूं ओपन अ पेज। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घर कर पाया है, क्योंकि आगे के सारे कॉन्सेप्ट इसी से जुड़े हुए हैं, अगर ये बात आपको क्लियर हो पाई है, एक बार मुझे बढ़िया वाला CL टाइप करके दो सारे के सारे, जिससे मेरा दिल खुश हो जाए। फटाफट से टाइप करिए CL, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको तो। चलिए बहुत बढ़िया। अगर अब ये बात क्लियर है तो हमारे दिमाग में एक चीज तो घर कर गई है, वो है A और N। ठीक है, अब देखिए जब ये बात साबित नहीं हुई, ये बेचारा समझ नहीं पाया कौन सा सवाल सॉल्व करना है, तो ये जो भाई साहब है इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिशा बदली और सवाल बदला। इन्होंने क्या कहा, सॉल्व द फिफ्थ क्वेश्चन। ये कहते हैं सॉल्व द फिफ्थ क्वेश्चन। मुझे बस यस और नो में आंसर करके बताना, अगर ये स्पीकर इस लिसनर को कह रहा है कि सॉल्व द फिफ्थ क्वेश्चन, तो इस सुनने वाले के मन में कोई डाउट होगा या नहीं होगा? यस और नो टाइप करिए सारे के सारे, कि सुनने वाला डाउट में होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि अब बोलने वाला जो है वो अनिश्चित बातें नहीं कर रहा, वो निश्चित बातें कर रहा है। कैसी बातें कर रहा है बेटा? वो निश्चित बातें कर रहा है। निश्चित से मेरा मतलब है वो क्लियरली बोल रहा है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पांचवा सवाल करना। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ये दा जो है इस क्वेश्चन के लिए लगा हुआ है, क्योंकि अब जो बात हो रही है वो निश्चित क्वेश्चन की बात हो रही है। तो जब इशारा निश्चित की तरफ हो तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल जो है उसका प्रयोग करते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल जो है हमारा कौन सा होता है? दा होता है। यानी जब हम ऐसी चीजों को रेफर करते हैं जो अकेली हो, उन जैसा कोई भी ना हो, जो अकेली हो उन जैसा कोई भी ना हो, पांचवें क्वेश्चन जैसा यहां कोई भी नहीं, तो इसीलिए दा लगाया। उसी तरीके से अगर मैं यहां पर तुमसे कह रहा था ओपन आ पेज, तुम नहीं समझ, यहां तुम मुझसे कह रहे थे ओपन आ पेज, तो मैं नहीं समझ पा रहा था। लेकिन अगर तुम मुझसे कहो कि ओपन द लास्ट पेज, ओपन द लास्ट पेज, तो अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है, तुम आखिरी पेज जो है वो ओपन करने के लिए मुझसे कह रहे हो। और दा क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि आखिरी पेज जैसा इस किताब में, इस डायरी में कोई दूसरा पेज नहीं है। ये निश्चित पेज है, ये द ओनली वन पेज है, इस जैसा कोई भी हो नहीं सकता। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि जब निश्चित, जब हम ऐसी चीज के बारे में जिक्र कर रहे हैं जिसके जैसा कोई नहीं हो सकता, तब हम दा का प्रयोग करते हैं। अगर यह बात भी आपको क्लियर है तो एक बार मुझे और बढ़िया वाला CL टाइप करिए। मैं 2-3 बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर आगे के कॉन्सेप्ट में आपको लेकर जाऊंगा। बेसिक से सवाल से शुरुआत करता हूं। देखिए सपोज करिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा ऑफ द टी। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है बढ़िया बन जाए, हम एकदम बढ़िया तरीके से चीजों को सीख पाए। द कमिटी हैज रिमूव डैश प्लेयर ऑफ द टीम। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैंने कहा
द कमिटी हैज रिमूव्ड द डैश कैप्टन ऑफ द टीम। चलिए, बेसिक सा सवाल है, आंसर करते हैं। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे आंसर कर पाएंगे। आपके सामने जब भी आर्टिकल से सवाल आता है, आपको सबसे पहले इस बात को समझना है कि आप जिस नाउन के लिए यूज कर रहे हैं इसको, उस नाउन का उस वाक्य में वजूद क्या है। जैसे कि पहले सेंटेंस में देखिए, कहा जा रहा है कि कमिटी ने हटा दिया। किसको हटाया? प्लेयर को हटाया। किसको हटाया? प्लेयर को। कितने? एक। ये प्लेयर कहां का था? टीम का था। अब हम जानते हैं कि टीम जो होती है बेटा, उसमें प्लेयर तो एक होता नहीं है, प्लेयर तो उसमें कई होते हैं। यस और नो? अब ये कह रहे हैं हमने एक को हटा दिया। अब सुनने वाला कोई तांत्रिक तो है नहीं जिसको पता चल जाएगा, सुनने वाला कोई साइकिक तो है नहीं जिसको पता चल जाएगा कौन से वाले को निकाला है। उसके पास जो जानकारी गई है वो सिर्फ ये गई है कि एक को निकाल दिया। कहां से? टीम में से, बहुत सारों में से। कौन सा वाला इसको कभी नहीं पता चलेगा, इसीलिए यहां पर क्या? ए लिखेंगे। दूसरी बात समझिए, द कमिटी हैज रिमूव डैश कैप्टन ऑफ द टीम। अब इस बार जो है वो निकाला गया है जो प्लेयर नहीं है, वो कौन है? कैप्टन है। कौन है? कैप्टन। ये कैप्टन कहां का है? टीम का है। तो हमें पता है टीम बड़ी हो सकती है, लेकिन टीम में एक निश्चित ही कैप्टन होगा। ऐसा नहीं होगा कि कैप्टन कैप्टन खेल रहे हैं, 5 मिनट तू बन जा, 5 मिनट में बन जाओ। यानी जिसको निकाला गया, पूरी टीम में कितने कैप्टन? एक। पूरी टीम में कितने प्लेयर? बहुत सारे। बहुत सारों में से एक, तो एक, अकेला एक। तीसरा सवाल देखिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। तीसरा सवाल, चलिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार ट्राई करें। देखिए, याद नहीं करना, समझ के जो बातें मैंने सिखाई है ना, उसके आधार पर मुझे बताइए इस थर्ड में मैं ए लगाऊं या दा लगाऊं। सारे के सारे सोच के बताइए, व्हाट कुड बी द पॉसिबल आंसर। ए लगाऊं या दा लगाऊं? अब देखिए, यहां पर भी कैप्टन है, लेकिन अगर आप गौर से देख रहे हैं ना बेटा, तो कैप्टन जो है ना, ये एक टीम का नहीं है। ये किसका है? टीम्स के कैप्टन की बात हो रही है। यानी यहां पर टीम एक से ज्यादा है, तभी तो टीम्स लिखा हुआ है। तो अगर मान लो दो भी टीम्स हैं, तो दो टीम्स है तो कितने कैप्टन होंगे? दो। एक इसका, एक इसका। क्या तुम्हें पता चल जाएगा किसको निकाला, इसको या इसको? नहीं पता चलेगा। दो में से कौन सा वाला निकाला गया? नहीं पता। नहीं पता, आ कैप्टन। क्या लिखेंगे? आ कैप्टन ऑफ द टीम्स जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। द कमिटी हैज रिमूव्ड आ कैप्टन ऑफ द टीम्स। अगर ये बात आपको समझ में आई है, क्रिस्टल क्लियर हुई है, तो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस इस लेवल से मैं आपके सामने लेकर आया हूं। एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि जो ज्ञान गुरुजी दे रहे हैं वो भेजे में जा भी रहा है या फिर बस हवाई बातें चल रही हैं। आपको यह याद रखना है, पहले तो सीएल टाइप कर दो। आपको यह याद रखना है कि जब भी आप आंसर कर रहे हैं तो पहला अप्रोच ये होना चाहिए, जिस नाउन के लिए आप आर्टिकल लगा रहे हैं उसको आप देखिए कि वो आर्टिकल जिस नाउन के लिए लग रहा है उसका सिंबोलिज्म क्या है। क्या वो अकेला है या उस जैसे और भी है? अगर उस जैसे और भी है तो ए, और अगर वो अकेला है या उस जैसा कोई नहीं हो सकता तो द। प्लेयर जैसे टीम में बहुत सारे, ए। कैप्टन जैसा टीम में कोई नहीं हो सकता, एक ही है, द। कैप्टन जैसा टीम्स में बहुत सारे, ए। ये कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर क्लियर है तो सीएल टाइप करो एक बार। चलिए, अब अगर ये आपको क्लियर हुआ है बेटा, तो मैं आपको थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ाना चाहता हूं। क्यों बढ़ाना चाहता हूं? ताकि आप एग्जाम से रिलेट कर पाए कि भैया क्यों हम आर्टिकल लगाते हैं। और माध्यम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, कोई भी से पढ़े हो, बस जो बातें कह रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनो और इंसानों की तरह सोचो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करते हैं एक बार। ये कुछ प्रीवियस ईयर से उठाए हुए सवाल हैं। आपको ये बताना है कि इसमें एरर कहां पर है। क्वेश्चन देखिए, यू शुड रीड अ फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। यू शुड रीड अ फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। अब देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए कौन सा चैप्टर? पहला चैप्टर। कौन सा चैप्टर? पहला चैप्टर जो है वो तुम्हें पढ़ना चाहिए। यही कहा जा रहा है कि पहला चैप्टर जो है वो तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब देखो, मान लो ये किताब है, ये क्या है? एक किताब है।
अब अगर मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं तुमसे कहता हूं पहला चैप्टर, जरा आंसर करो मुझे कि किताब में पहले चैप्टर कितने हो सकते हैं, किसी भी किताब में पहले नंबर पर कितने चैप्टर होंगे? क्या पहले चैप्टर जैसा कोई दूसरा चैप्टर हो सकता है कि ये भी पहला है, ये भी पहला है, ये भी पहला? ऐसा तो नहीं हो सकता। पहले नंबर पर सिर्फ एक ही चैप्टर हो सकता है, उस जैसा कोई दूसरा चैप्टर हो ही नहीं सकता। पहले पे तो एक ही आएगा। अगर एक है, क्या लिखेंगे? यू शुड रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। आसान सा सवाल था। आ जाइए दूसरे वाले में। शी वॉज अ ओनली चाइल्ड एंड इंडल्ज्ड एट एवरी विम बाय हर लविंग फादर। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उनकी सांसें फूलने लगेंगी देखकर इन शब्दों को। इंडल्ज पता नहीं क्या मतलब है, विम पता नहीं क्या मतलब है, और वो उनकी हिम्मत यहीं पे दम तोड़ जाएगी। लेकिन वो इस बात को नहीं समझेंगे कि पूरी भाषा का परीक्षण एक सेंटेंस में नहीं हो सकता। कोई एक हिस्सा पूछा गया होगा, चेक तो करो कि वो हिस्सा आता भी है या नहीं आता। उन चीजों पर गौर करो जो तुमने पढ़ी हुई हैं। और जो और नालायक होंगे, इससे भी नालायक एक कैटेगरी होगी, वो उसको बचपन में टीचर ने पढ़ाया होगा। ए बैट होता है, एन एप्पल होता है, ठीक है, ए बैट होता है, एन एप्पल होता है, एन अम्ब्रेला होता है, स्टूडेंट होता है। तो उसके लिए गुरु ज्ञान है, वो क्या करेगा? वो उसको उसने पढ़ा होगा कि ए ई आई ओ यू जब होता है तो हम एन लगाते हैं, ए नहीं लगाते। तो यहां पर ओनली लिखा है, वो कहेगा ओनली, ये ए कैसे लग गया? वो एन कर देगा और इस वाले को चुन आएगा, इस वाले को चुन आएगा, ए ऑप्शन क्लिक कर देगा वो फटाफट से, क्योंकि उसको पता है कि ऑ साउंड के साथ तो एन आएगा। लेकिन वो उससे भी बड़ा गधा है जो वो वाला एरर कर रहा है, मीनिंग ही नहीं क्लियर हो रहा। क्यों? क्योंकि वो जानते हुए भी गलती कर रहा है। आपने क्या देखना है, इस शी के कितने बच्चे हैं? आंसर करो, कितने बच्चे हैं? एक है, एक से ज्यादा है, दो है, 10 है, 50 है, कितने कितने बच्चे हैं? आंसर करो जरा। शी के कितने बच्चे हैं? टाइप करिए, शी के कितने बच्चे हैं? एक ही बच्चा है शी के। वो कह रहा है शी वॉज, या उसके बारे में कह रहा है कि वो जो है वो अकेली एक ही बच्ची है, यानी शी के बारे में बात कर रहे हैं। शी जैसा कोई दूसरा नहीं है। पहले मैं मीनिंग गलत दिखा रहा था। शी जो है, शी जैसा दूसरा नहीं है। शी जो है अकेली बच्ची है। अकेली मतलब यानी इस जैसा कोई दूसरा नहीं, इस जैसा कोई दूसरा नहीं मतलब ये निश्चित है। अब अगर ये निश्चित है तो ए एन का तो खेल ही खत्म हो गया, दा का खेल शुरू हो गया। ये आंसर है, बी इज द राइट आंसर ओवर हियर, बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। ये हमें बात समझने की जरूरत है। अब आपको मैं एक चीज और बताऊं, ठीक है, बहुत लोग होंगे जो इस बात को समझना चाहते नहीं है। उनको लगता है कि जैसे बचपन से स्कूल से हम पढ़ते आए हैं ना कि भैया सोशल स्टडीज का ये कोर्स है, हिंदी का ये कोर्स है, मैथ का ये कोर्स है, तो कंपटीशन में भी ऐसा होता होगा। भाई ऐसा होता भी है और नहीं भी होता। आपको सभी को एक सजेशन है, मेरा सजेशन ये है कि अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं ना, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहला पायदान है ना, अपनी रीडिंग को सुधारो। रीडिंग को सुधारिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। रीडिंग सबसे बेसिक चीज है। ये आप देखो, आप किसी स्कूल में जाते हो, आप किसी बच्चों के स्कूल में चले जाओ, बच्चों के स्कूल में अगर आप कॉरिडोर में जा रहे हो ना, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें क्लास में, वहां आपको ना तो बच्चों को टीचर ग्रामर पढ़ाते हुए दिखेगा, ना बच्चों को कुछ लिखाते हुए दिखेगा। आप देखेंगे आवाजें गूंज रही होंगी, टीचर पढ़ रहा होगा, बच्चे रिपीट कर रहे होंगे, टीचर पढ़ रहा होगा, बच्चे क्या हो रही है? रीडिंग ही तो हो रही है मेरे भाई, क्योंकि रीडिंग सबसे एसेंशियल स्किल है। रीडिंग जब आती है ना तो दिमाग डिकोड करना शुरू कर देता है, पजल की तरह लाइन सॉल्व होने लग जाती है। तो इसीलिए ये काम खुद भी करो और टीचर की मदद से भी करो, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलो, ये मुझे लगता है आंसर बताने की जरूरत भी नहीं है और किसी चीज का तुम्हें मीनिंग जानने की भी जरूरत नहीं है, ना इसका ना इसका ना इसका ना किसी का। आंसर बताओ मुझे, क्या आंसर आएगा यहां पर? सारे के सारे बताइए, व्हाट कुड बी द पॉसिबल आंसर? अब देखो, ये कह रहा है कि पहला कदम, रैशनल का मतलब होता है जो दिमाग से लिया हुआ आंसर है, मतलब नहीं भी आता तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहला कदम जो है किसी भी सॉल्यूशन के लिए, ये है कि उस प्रॉब्लम को पहचानो, ये मतलब है। लेकिन आप जानते हो कदम कौन सा? कदम, पहला कदम। कितने पहले कदम हो सकते हैं? मान लो तुम यहां से अपने घर जा रहे हो, तुमने कदम लिया,
पहला, कितने पहले कदम होंगे, अगला तो दूसरा ही होगा, फिर तीसरा होगा, बार बार पहला पहला करते हुए तो नहीं जाओगे तुम, ये भी पहला ये भी पहला, तो पहला एक ही कदम हो सकता है ना। और अगर एक कदम होगा तो यहाँ पर ये ए लगाकर सेंटेंस की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर द फर्स्ट स्टेप आना चाहिए, क्या आना चाहिए, द फर्स्ट स्टेप आना चाहिए, क्योंकि पहले कदम जैसा कोई दूसरा कदम हो नहीं सकता है। आई होप एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको बात हुई होगी। चलिए अगले सवाल पे जाते हैं, देखिए जरा, पढ़िए जरा इसको। देखो, आई लिव ऑन अ टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस, व्हेन द विंड ब्लोज ऑल द विंडोज रैटल। एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, कह रहा है कि मैं पुराने घर की सबसे ऊपरी मंजिल पे रहता हूं, जब हवा चलती है तो खिड़कियां खनखनाती हैं, हिलती हैं, झनझनाती हैं, ये कहा जा रहा है यहां पर। लेकिन ये झंझनाना भन बनाने से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो गलती पहले में कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे रहता हूं। कितने टॉप फ्लोर हो सकते हैं एक बिल्डिंग के, एक बिल्डिंग के कितने टॉप फ्लोर हो सकते हैं, एक ही तो टॉप फ्लोर हो सकता है, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। ऑन अ टॉप फ्लोर नहीं आना चाहिए यहां पर आना चाहिए ऑन द टॉप फ्लोर, ऑन द टॉप फ्लोर, आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर। आप देख रहे हो ना, हमें मीनिंग भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हमारा कॉन्सेप्ट हमारे भेजे में जब फिट है ना, तो सारी चीजें अपने आप स्मूथली होती हैं। बात समझ में आ रही है, ये हमारा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी सॉल्व करिए एक बार सारे के सारे। आई वांट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दिस सेकंड क्वेश्चन। मुझे लगता है कर दोगे तुम, अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो कर दोगे। चलिए अब देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है, इन स्पाइट ऑफ द सेवरल अटेम्प्ट, इन स्पाइट का मतलब था बावजूद, कई प्रयासों के बावजूद जो ऑफिसर था वो ढूंढ नहीं पाया। क्या नहीं ढूंढ पाया, पासपोर्ट जो है उसका ओनर नहीं ढूंढ पाया, पासपोर्ट जो है उसका ओनर नहीं ढूंढ पाया, पासपोर्ट जो है उसका ओनर नहीं ढूंढ पाया। मान लो यार ये पासपोर्ट है, कितने ओनर होंगे इसके, इस पासपोर्ट के कितने ओनर होंगे, पासपोर्ट कितनों के नाम जारी होता है, कैसा हो सकता है ये पासपोर्ट तुम्हारे भी नाम हो, तुम्हारे भी नाम हो, मेरे भी नाम हो, नहीं, पासपोर्ट का तो ओनर एक ही हो सकता है, उसके जैसा कोई दूसरा तो हो नहीं सकता। अगर उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, पासपोर्ट का ओनर ही एक है, एक निश्चित ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता पासपोर्ट का कि तुम भी हो तुम भी हो तुम भी हो, एक निश्चित ओनर होगा। और अगर निश्चित ओनर है तो यहां पर एन लगाने की जरूरत नहीं है, निश्चित के लिए हम जो है द ओनर जो है वो लगाते हैं यहां पर, तब जाके सेंटेंस सही होगा। आई कुड नॉट फाइंड द ओनर ऑफ द पासपोर्ट, द ओनर ऑफ द पासपोर्ट, ये जो है हमारा राइट आंसर रहने वाला है। इस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट है, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे, सबसे ज्यादा यही सवाल आता है जब आर्टिकल से आता है, तो इसकी क्लैरिटी हमें बढ़िया होनी चाहिए। होपफुली मैं आपके दिमाग में इंफ्यूज कर पाया हूंगा कि कैसे जो है आर्टिकल को यार वो रूल रट्टाफिकेशन से नहीं होएगा, ऐसे समझना पड़ेगा तब क्लियर होगा। अगर क्लियर हुआ है, दिमाग की बत्ती जली है और लग रहा है कि यार ऐसे पढ़ते हैं तो यार मजा आता है और सीखते भी हैं, तो एक बार यार बढ़िया वाला एनर्जी वाला ई टाइप करके दो मुझे सारे के सारे। आज मैं प्लूरल की तो बात ही नहीं कर रही, देखो अटेम्प्ट्स लिखा है ना इसीलिए दा लगा हुआ है, आगे कल की क्लास में हम सीखेंगे कि यहां द प्लूरल, तो प्लूरल पे तो ए एन लग ही नहीं सकता, ए और एन हमेशा एक वचन पे लगता है। अटेम्प्ट्स का मतलब प्रयासों, प्रयासों मतलब प्लूरल, तो वहां दा लगाया है, हम सीखेंगे कल की क्लास में सीखेंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो एक बार एनर्जी वाला ई टाइप करके दो मुझे। चलिए चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है।